दोस्तों, कल मैंने द फैमिली मैन सीरीज के पहले 5 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे और आज मैं इसके नेक्स्ट 5 एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि इंडिया की बेस्ट सीरीज में से एक है। पहले वाले 5 एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। उसको देखोगे तभी आपको आगे की समझ आएगी। सो ज्यादा बातें न करते हुए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 6th एपिसोड की शुरुआत 1 साल पहले से होती है, जहां समीर और फौजान अल कातिल नाम के एक शख्स से मिलने के लिए आए थे। दरअसल अल कातिल बहुत बड़ा केमिकल वेपन एक्सपर्ट है और इसको रक्का के जल्लाद के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया की पुलिस इसको कई सालों से ढूंढ रही है, लेकिन आज तक कोई भी इसको पकड़ नहीं पाया। फिर फैजान समीर और अल कातिल की मुलाकात करवाता है। समीर ने पहले भी अल कातिल के किस्सों के बारे में काफी सुना था, इसलिए वो फैजान को बाहर भेजकर अल कातिल को मिशन जुल्फेगर में शामिल कर लेता है। अब असल में ये अल कातिल है कौन और इसकी पूरी कहानी क्या है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ श्रीकांत श्रीनगर में पहुंचकर अपनी सीओ सलोनी भट्ट से मिलता है। दरअसल सलोनी और श्रीकांत ने पहले भी एक साथ काम किया हुआ है और ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे, लेकिन फिर इनके बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिसके बाद श्रीकांत ने सूची के साथ शादी कर ली। अब श्रीकांत सलोनी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन सलोनी ऐसे जताती है जैसे वो आज भी श्रीकांत से नफरत ही करती है। फिर श्रीकांत सलोनी से मिशन जुल्फेगार के बारे में बात करता है। सलोनी मिशन वाली बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि श्रीकांत का ट्रांसफर उसकी गलतियों की वजह से हुआ है। अब श्रीकांत के कहने पर सलोनी उस अननोन एसेट और मिशन जुल्फेगार के बारे में पता लगाने के लिए लग जाती है। दूसरी तरफ जेके हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ से पूछताछ कर रहा था, क्योंकि मिशन जुल्फेगार का सबसे बड़ा सस्पेक्ट आसिफ अब मारा जा चुका है। मैरी भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो जेके से झूठ कह देती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जेके डॉक्टर को कहता है कि जितने भी लोगों के पास सिक्योरिटी विंग का एक्सेस था, जब तक हमारी ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, उनमें से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। अब डॉक्टर भी जेके की बात अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद जेके श्रीकांत को फोन करके ये सारी बात बता देता है। फिर श्रीकांत जेके को कहता है कि मूसा को फौरन जेल में शिफ्ट करने की तैयारी करो, क्योंकि अगर वो मर गया तो हमें मिशन जुल्फिकार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा श्रीकांत जेके को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और मूसा पर 24 घंटे नजर रखने का भी ऑर्डर देता है, लेकिन जेके कहता है कि मैं इतना सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि पाशा को सस्पेंड कर दिया गया है। फिर जेके श्रीकांत को शांत करवाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आसिफ तो वैसे भी एक आतंकवादी था जिसकी मौत आज नहीं तो कल पक्की थी। और इतना कहने के बाद जेके फोन काट देता है। फिर वो जोया, मिलिंद और जयेश को ऑर्डर देता है कि तुम लोग हॉस्पिटल में रहकर 24 घंटे मूसा पर नजर रखोगे। अब ये तीनों भी जेके की बात अच्छे से समझ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अरविंद सूची को मिलने के लिए एक कैफे में बुलाता है, जहां पर अरविंद की पूरी टीम काम कर रही थी। दरअसल जब तक ऊपर से फंडिंग नहीं आ जाती, तब तक अरविंद की कंपनी के लोग यहीं पर काम करेंगे। फिर अरविंद सूची को बाकी के लोगों से भी मिलवाता है और फिर उससे प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। फिर सूची उसको हाथ से लिखा हुआ प्रेजेंटेशन दिखाती है, क्योंकि कल रात धृति को लैपटॉप की जरूरत थी, इसलिए सूची को पूरा काम हाथ से ही करना पड़ा। फिर अरविंद तुरंत अपनी मैकबुक सूची को दे देता है और कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी हाथ से प्रोजेक्ट नहीं बनाओगी। अब सूची भी इतना महंगा लैपटॉप लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब अरविंद उसको फोर्स करता है तो वो मान जाती है। अगले सीन में हम श्रीकांत और सलोनी को देखते हैं, जो कि एक इंटेल के आधार पर साजिद को पकड़ने के लिए आए थे। मेजर विक्रम खुद इस मिशन को लीड कर रहा था, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद विक्रम सलोनी और श्रीकांत के पास आकर उनको बताता है कि इस घर में एक सेफ हाउस भी है, और सेफ हाउस होने का मतलब ये है कि बशरत अली यहीं पर था। दरअसल बशरत अली को कश्मीर का बादशाह माना जाता है और उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब अगर साजिद किसी बड़े मिशन को अंजाम देना चाहता है तो बेशक वो बशरत अली से जरूर मिलेगा। फिर श्रीकांत और सलोनी बशरत अली को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। फिर रात के वक्त श्रीकांत अपने घर पर फोन करता है। तभी उसका बेटा अथर्व उसको बताता है कि आज हम लोग मॉल में गए थे और मम्मी ने वहां पर ढेर सारी शॉपिंग की। फिर श्रीकांत सूची के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जब धृति और अथर्व सूची को फोन देने के लिए जाते हैं तो वो लोग धृति का नया मैकबुक देख लेते हैं। फिर वो दोनों फोन नीचे रखकर मैकबुक देखने में लग जाते हैं, जिसके बाद श्रीकांत फोन काट देता है। अब श्रीकांत सोच में पड़ जाता है कि मेरी फैमिली के पास इतनी महंगी मैकबुक कहां से आई, लेकिन फिर वो अपने काम में लग जाता है। फिलहाल श्रीकांत के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी और वो थी बशरत अली। तभी श्रीकांत को याद आता है कि एक फोटो में बशरत अली फौजान और एक और आदमी के साथ खड़ा हुआ था।
फिर वो उस तीसरे आदमी की डिटेल्स निकलवाना शुरू कर देता है। दरअसल ये तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि अल कातिल है। तभी श्रीकांत को पता चलता है कि अल कातिल एक केमिकल वेपन एक्सपर्ट है और मूसा ने अपने बयान में बताया था कि मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। अब श्रीकांत को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि एक केमिकल वेपन एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर श्रीकांत आईसिस के अंदर मूसा रहमान की डिटेल्स निकलवाता है। मूसा की डिटेल में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसने भी केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। इसका मतलब रक्का का जल्लाद कोई और नहीं बल्कि मूसा खुद है। फिर वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए मूसा और अल कातिल का फेस मैच करवाता है और हैरान करने वाली बात यह थी कि उन दोनों का चेहरा 80% से भी ज्यादा मैच हो जाता है। अब श्रीकांत को यकीन हो गया था कि मूसा ही अल कातिल है, जिसके बाद वो जेके को फोन करके उसको भी ये सारी बात बता देता है। फिर जेके और पाशा फौरन हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मैरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि कल रात तुम आसिफ के कमरे में क्या करने गई थी। दरअसल आसिफ के रूम में कुछ गिने चुने लोगों को ही जाना अलाउड था और कल लॉक मशीन में आखिरी बार मैरी का ही कार्ड स्वाइप हुआ था। अब मैरी डॉक्टर की ये बात सुनकर घबरा जाती है कि अब वो डॉक्टर को क्या जवाब देगी। दूसरी तरफ बिलाल नाम का एक गुंडा अपने 3 दोस्तों के साथ अल कातिल को छुड़वाने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बिलाल सबसे पहले कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर्स को खत्म कर देता है ताकि उसको पता चल जाए कि बाकी के लोग कहां पर हैं। इस समय मिलिंद, जोया और जयेश तीनों ही मूसा के रूम के पास बैठे हुए थे, लेकिन तभी जोया कॉफी लेने के लिए बाहर चली जाती है और जयेश बाथरूम करने के लिए चला जाता है। तभी जब जोया कॉफी लेकर बाहर आने लगती है तो बिलाल उसको देख लेता है। फिर बिलाल जोया का पीछा करते करते अंदर जाने लगता है। तभी जोया जयेश के पास आकर उससे बातें करने लगती है, जिसके बाद बिलाल आगे जाकर छुप जाता है। फिर जब जयेश बाथरूम करने जाता है तो जेके उसको कॉल करता है और बताता है कि सावधान रहना क्योंकि हॉस्पिटल पर अटैक होने वाला है। अब परेशानी की बात यह थी कि जेके ने गलत इंसान के पास फोन कर दिया था क्योंकि बिलाल तो पहले से ही जयेश को अपने निशाने पर लिए हुए था। फिर जब जयेश जेके से बात करके बाहर आता है तो बिलाल उस पर हमला कर देता है। फिर जयेश बिलाल का हाथ पकड़कर उसकी रिवॉल्वर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। अब हाथापाई में जयेश बिलाल पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी बिलाल अपने पीछे से चाकू निकालता है और जयेश का गला काटकर उसको मार डालता है। फिर बिलाल और उसके साथी स्टाफ में मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। तभी कुछ ही सेकंड में बिलाल मूसा के रूम में पहुंच जाता है और उसको वहां से बाहर निकाल लेता है। जब बिलाल और मूसा वहां से जाने लगते हैं तो जोया मूसा को देख लेती है और फिर उन सब के बीच में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। इतने में पाशा और जेके भी वहां पर पहुंच जाते हैं और बिलाल के एक साथी को मार गिराते हैं। फिर पाशा एक एक करके बिलाल के तीनों साथियों को शूट कर देता है, लेकिन इसी दौरान बिलाल और मूसा एक काली वैन में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब पुलिस की 2 गाड़ियां उनका पीछा करने लगती है। अब जेके को भी यकीन था कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, लेकिन तभी एक ऑफिसर जेके को फोन करता है और बताता है कि ब्लैक वैन में कोई नहीं है। इसका मतलब मूसा और बिलाल अभी भी उसी हॉस्पिटल के अंदर हैं। फिर पाशा जेके की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी बिलाल एक मशीन गन लेकर बाहर निकलता है और पाशा को भून देता है। जेके जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर बिलाल जेके का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिलिंद पीछे से बिलाल को शूट कर देता है। तभी जेके, मिलिंद और जोया तीनों पाशा के पास आते हैं। जेके पाशा को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि वो मर चुका था। दूसरी तरफ मूसा उस डॉक्टर के रूम में जाकर डॉक्टर को मार डालता है और मैरी को बचा लेता है। मैरी मूसा के आगे गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे मत मारना। जिसके बाद मूसा मैरी को कहता है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम तो मेरी प्यारी मैरी हो। और इतना कहकर मूसा मैरी के गाल पर एक किस करता है और उसको भी मार डालता है। फिर जब वो उस रूम से बाहर निकलता है तो उसके हाथों पर मैरी का खून लगा हुआ था, यानी कि उसने मैरी को अपने हाथों से मारा है। फिर वो पीछे के रास्ते से वहां से भाग जाता है और इसी के साथ 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं हर जगह इंडियन फोर्स की बदनामी हो रही थी, क्योंकि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद आतंकवादी मूसा रहमान भाग निकला। तभी मूसा एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेता है। फिर वो केरल के अपने गांव में कॉल करता है और मोहम्मद चाचा से पूछता है कि मेहरू त्रिसा कैसी है। दरअसल मेहरू त्रिसा मूसा की मां का नाम है और मूसा मोहम्मद चाचा से आवाज बदलकर बात करता है ताकि उनको किसी भी तरह का शक ना हो। फिर मोहम्मद मूसा को बताते हैं कि मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया था क्योंकि उनके पास किराया देने के भी पैसे नहीं थे।
और फिर वो कहां पर गई ये कोई भी नहीं जानता। फिर मोहम्मद मूसा को ये भी बताता है कि वो हर पल अपने बेटे को ही याद किया करती थी और कहती थी कि एक दिन मेरा बेटा जरूर आएगा और मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाएगा। मोहम्मद चाचा की बातें सुनकर मूसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ साजिद भी ऊपर से ऑर्डर आने का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ देर बाद एक आदमी साजिद से मिलने के लिए आता है। साजिद उससे पूछता है क्या काम है। जवाब में वो आदमी कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन साजिद उसके ऊपर भड़क जाता है। दरअसल साजिद बहुत समय से ऊपर से ऑर्डर्स आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक ना तो उसकी फौजान भाई के साथ बात हुई और ना ही किसी ने उसको मिशन के बारे में कुछ बताया। इसलिए साजिद उस आदमी को अपने घर से भगा देता है और कहता है कि जिसने भी तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसको कहो कि खुद आकर मुझसे बात करे। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत अपने करीबी दोस्त पाशा को याद कर रहा था। फिर कुछ देर बाद शर्मा श्रीकांत को फोन करता है और बताता है कि टास्क पर ताला लगने की नौबत आ गई है। अब श्रीकांत खुद भी टास्क की गलतियों पर शर्मिंदा था, लेकिन फिर वो शर्मा को बताता है कि हमें मूसा रहमान के अलावा कश्मीर में और भी कई प्राइम सस्पेक्ट के बारे में पता चला है जो मिशन जुल्फिकार में शामिल है। लेकिन शर्मा श्रीकांत को साफ साफ कहता है कि हमें और कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें जो काम सौंपा गया है सिर्फ वही करो। अब ये बात सुनने के बाद श्रीकांत फोन काट देता है, जिसके बाद वो जेके को फोन करके उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जेके श्रीकांत को बताता है कि शर्मा और सभी सीनियर्स टास्क के ऊपर भड़के हुए हैं। अब श्रीकांत को किसी भी कीमत पर मूसा उर्फ अल कातिल को पकड़ना ही था। तभी श्रीकांत को ख्याल आता है कि मूसा ने अपनी अम्मी के बारे में भी बताया था, लेकिन जेके को मूसा की इमोशनल कहानी झूठ लग रही थी। फिर श्रीकांत उसको कहता है कि मैंने मूसा की आंखों में अपनी माँ के प्रति प्यार देखा था, इसलिए वो जेके को ऑर्डर देता है कि तुम मूसा की अम्मी के बारे में पता करो। और फिर जेके भी ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपने काम पर लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सूची एक कैफे के अंदर अरविंद का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद अरविंद सूची को फोन करके बताता है कि मेरी बेटी रिया की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। फिर सूची को रिया की चिंता होने लगती है क्योंकि अरविंद की वाइफ भी घर पर नहीं है। फिर कुछ ही देर में वो खुद अरविंद के घर पर पहुंच जाती है और रिया के लिए नाश्ता बनाने लगती है और अरविंद की भी काम में हेल्प करती है। इस बीच सूची और अरविंद एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब सूची वहां से जाने लगती है तो अरविंद उसको बताता है कि कल हमें लोनावाला जाना होगा क्योंकि इन्वेस्टर हमारी कंपनी स्पॉट को लेकर काफी एक्साइटेड है। फिर सूची अरविंद से पूछती है कि वहां पर तुम और निखिल जाने वाले थे ना, फिर मैं क्यों? फिर जवाब में अरविंद कहता है कि निखिल हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कल सुबह मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। अब सूची भी अरविंद की बात मान लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत और उसकी टीम को एक बड़ी इंटेल मिलती है, जिसके मुताबिक बशरत अली बारामुल्ला के पास एक गांव में शादी अटेंड करने के लिए जा रहा है। लेकिन श्रीकांत को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि बशरत अच्छी तरह से जानता है कि इंडियन आर्मी उस पर नजर रखे हुए है। इसका मतलब बशरत किसी जरूरी काम के लिए ही वहां पर जा रहा है, कोई शादी अटेंड करने के लिए नहीं। फिर उसको ख्याल आता है कि जरूर वो उसी एसेट से मिलने के लिए जा रहा होगा जो उसको अगला काम देने वाला है। फिर वो अपनी टीम को लेकर उस गांव के बाहर पहुंच जाता है। फिर श्रीकांत विक्रम को कहता है कि हमें सीधा शादी में घुसकर बशरत और उसके एसेट को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन तभी विक्रम उसको बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गांव के अंदर जाना बहुत ही रिस्की है। दरअसल कश्मीरी अवाम पहले से ही इंडियन आर्मी के जुल्मों से परेशान है और अगर श्रीकांत और उसके साथी सीधा ही उस गांव के अंदर घुस गए तो कश्मीरी लोग उन पर हमला कर देंगे। इसलिए श्रीकांत विक्रम की बात मानकर गांव के अंदर नहीं जाता। तभी कुछ देर बाद बशरत अली और साजिद दोनों ही उस शादी में पहुंच जाते हैं। श्रीकांत और उसकी टीम कैमरे से उन लोगों पर नजर रखे हुए थी। फिर बशरत साजिद को समझाता है कि तुम्हें हमारा हुक्म मानना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने खासकर तुम्हें एक बड़े काम के लिए चुना है। फिर साजिद उसको कहता है कि मुझे फौजान भाई से बात करनी है, जिसके बाद बशरत फौजान को फोन करके साजिद से उसकी बात करवा देता है। जैसे ही फौजान कॉल अटेंड करता है, श्रीकांत और उसकी टीम कॉल ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन फौजान साजिद के साथ कोड वर्ड में बात कर रहा था। वो साजिद को कहता है कि तुम्हें ये निकाह करना ही होगा क्योंकि ये रिश्ता खुद तुम्हारे बड़े भैया ने तय किया है। अब साजिद अपने बड़े भैया का नाम सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फोन काट देता है। श्रीकांत और उसकी टीम समझ नहीं पा रहे थे कि साजिद का बड़ा भाई चेतन कौन है, क्योंकि निकाह का मतलब है मिशन जुल्फिकार और उस चेतन ने ही साजिद को उस मिशन में शामिल करवाया है।
फिर फोन कटने के बाद श्रीकांत और उसकी टीम अपने क्रिमिनल डेटाबेस से उन दोनों की आवाजों को मैच करते हैं। फौजान की आवाज तुरंत ही मैच हो जाती है, लेकिन साजिद की आवाज मैच नहीं हो पाती। इसका मतलब अगर श्रीकांत को उस बड़े एसेट को पकड़ना है तो उस शादी में जाना ही होगा। लेकिन तभी विक्रम श्रीकांत को बताता है कि मलयाली में चेतन का मतलब होता है बड़ा भाई। अब मलयाली शब्द सुनते ही श्रीकांत का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये चेतन कोई और नहीं बल्कि मूसा है। फिर श्रीकांत सलोनी को कहता है कि मुझे कुछ भी करके उस शादी में जाना ही होगा। विक्रम श्रीकांत को गांव के अंदर जाने से बहुत रोकता है, लेकिन फिर सलोनी कुछ सोचकर अपने एक ऑफिसर को श्रीकांत के साथ भेज देती है। तभी श्रीकांत भी कश्मीरी कपड़े पहनकर उस शादी में घुस जाता है। श्रीकांत जब ऊपर खड़े होकर सभी लोगों को देख रहा था तो उसकी नजर साजिद पर पड़ती है। साजिद को देखते ही श्रीकांत को याद आ जाता है कि इस लड़के को हमने एंटी नेशनलिस्ट होने के जुर्म में पकड़ा था। अब श्रीकांत समझ जाता है कि वो बड़ा एसेट कोई और नहीं बल्कि साजिद खुद है। फिर श्रीकांत लोगों की भीड़ में शामिल होकर साजिद पर नजर रखना शुरू कर देता है। साजिद ने श्रीकांत को पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच में बैठा रहता है ताकि श्रीकांत को शक ना हो। तभी मौका मिलते ही साजिद वहां से भाग जाता है और श्रीकांत भी उसका पीछा करने लगता है। फिर श्रीकांत अपने साथी ऑफिसर फिरदौस को ऑर्डर देता है कि साजिद के गली से बाहर निकलते ही उसको पकड़ लेना, लेकिन साजिद फिरदौस को घायल करके वहां से भाग जाता है। इस समय सलोनी और विक्रम भी बार बार श्रीकांत को मना कर रहे थे कि तुम साजिद का पीछा मत करो, क्योंकि ये कश्मीरियों का इलाका है, लेकिन श्रीकांत उनकी एक भी बात नहीं मानता। फिर साजिद दिमाग लगाकर श्रीकांत को शादी वाली जगह पर वापस ले जाता है। तभी श्रीकांत अपनी बंदूक बाहर निकालता है और साजिद को कहता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ, लेकिन तभी साजिद चिल्लाकर वहां के लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेता है। फिर श्रीकांत उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं साजिद को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो एक आतंकवादी है, लेकिन कश्मीरी जनता किसी भी हाल में अपने साथी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो लोग श्रीकांत पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। सलोनी को पहले से ही पता था कि श्रीकांत उस जगह पर फंस जाएगा, इसलिए वो कश्मीरी कपड़े पहनकर वहां पर आ जाती है और अपने शहर के लोगों को समझाने लगती है। दरअसल सलोनी खुद भी कश्मीरी थी और इसीलिए वो लोग सलोनी की बात मानकर श्रीकांत को छोड़ देते हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि इस लड़ाई के चक्कर में साजिद हाथ से निकल गया था। फिर सलोनी ऊपर से ऑर्डर्स लेकर पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देती है ताकि साजिद कश्मीर से बाहर ना जा पाए। अब श्रीकांत को भी अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि साजिद को पकड़ने के चक्कर में बशरत अली भी उनके हाथ से निकल गया। फिर सलोनी श्रीकांत को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम दुखी मत हो, हम बहुत जल्दी साजिद को पकड़ लेंगे। तभी श्रीकांत को ख्याल आता है कि हम साजिद और मूसा को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फौजान को तो पकड़ ही सकते हैं। तभी सलोनी श्रीकांत से पूछती है कि तुम ये सब कैसे करोगे। जवाब में श्रीकांत कहता है कि इस्लामाबाद में मेरा एक खास दोस्त रहता है जो इस मिशन जुल्फेगार को रोकने में हमारी हेल्प करेगा। अब श्रीकांत किस खास दोस्त की बात कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम मूसा को देखते हैं जो एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर शहर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में ट्रक वाले आदमी और मूसा के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन फिर ट्रक वाला मूसा का डरावना चेहरा देखकर शांत हो जाता है। फिर कुछ दूरी पर जाकर वो ट्रक वाला मूसा को नीचे उतरने के लिए कहता है और बताता है कि मैं शहर के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मूसा तो उस ट्रक वाले को ही मार देता है और फिर अपना बैग लेकर वहां से भाग जाता है। 8वें एपिसोड में हम श्रीकांत को देखते हैं जो इस्लामाबाद में अपने खास दोस्त ब्रूस से बात कर रहा था। दरअसल ब्रूस यूएस का एक कॉन्सुलेट जनरल है और उसके पास पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक कई ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से वो फौजान का पता लगा सकता है। श्रीकांत ब्रूस को मिशन जुल्फेगार और फौजान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद ब्रूस उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि फौजान बलूचिस्तान में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन श्रीकांत अपना दिमाग चलाकर फौजान के पास नकली फोन करवाता है। दरअसल ब्रूस के लोग बलूचिस्तान पर नजर रखे हुए थे और अगर श्रीकांत फौजान को पकड़ना चाहता है तो फौजान को उसके अड्डे से बाहर निकालना होगा। फिर श्रीकांत जोया की हेल्प से साजिद की आवाज की एक छोटी सी क्लिप ब्रूस के लोगों के पास पहुंचा देता है, जिसके बाद ब्रूस की टीम फौजान के पास एक नकली फोन करवाती है। कॉल पर साजिद की आवाज थी, जिसके बाद फौजान को ऐसा लगता है कि शायद नेटवर्क ठीक ना होने की वजह से फोन कट गया, इसलिए वो साजिद से चैट पर बात करने लगता है। तभी ब्रूस के लोग कैमरे की हेल्प से फौजान को देख लेते हैं, जिसके बाद फौजान को जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है। फिर कुछ समय बाद फौजान के पकड़े जाने की खबर सनसनी की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काजी के लिए
दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि उसने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फौजान को क्यों छुपा कर रखा। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि पाकिस्तानी सुपीरियर फोर्स और वहां के प्राइम मिनिस्टर को मिशन जुल्फिकार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उनको तो ये तक पता नहीं था कि जनरल अंसारी, मेजर समीर और फौजान मिलकर किसी बड़े मिशन को अंजाम देने वाले हैं। फिर काजी सभी को कमरे से बाहर भेजकर जनरल कोची से पूछते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। कोची उनको बताता है कि जनरल अंसारी और समीर ने मिलकर फौजान को छुपाया हुआ था। इसके अलावा कोची उनको ये भी बताता है कि हम बहुत समय पहले से ही अंसारी पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन उसके इलाके में घुस पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर काजी कोची को ऑर्डर देता है कि पता लगाओ कि अंसारी के कौन से लोग हैं जो आईसिस के लिए काम कर रहे हैं। फिर कोची भी अपने काम पर लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह होते ही अरविंद सूची को लेने के लिए आ जाता है। फिर सूची घर की सारी जिम्मेदारी धृति को सौंपकर वहां से चली जाती है, लेकिन धृति और अथर्व को लग रहा था कि सूची किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि लोनावाला घूमने के लिए जा रही है। लेकिन सूची वहां पर अपने प्रोजेक्ट के लिए ही जा रही थी, क्योंकि इस वक्त कंपनी पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सूची और अरविंद लोनावाला के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ श्रीकांत गौतम से परमिशन ले रहा था कि मुझे बलूचिस्तान जाकर मिशन जुल्फिकार के बारे में पता लगाना है। गौतम श्रीकांत को बलूचिस्तान जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि ऑफिशियली श्रीकांत वहां पर नहीं जा सकता और अनऑफिशियली जाने में बहुत खतरा है। फिर श्रीकांत गौतम को कहता है कि प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मेरी जान मेरे देश से बढ़कर नहीं है। अब गौतम श्रीकांत की भावनाओं की कदर करते हुए उसको पाकिस्तान भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। अब श्रीकांत सीधा ही पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, इसलिए उसको एजेंट मुस्तफा के साथ पाकिस्तान में भेजा जाता है। मुस्तफा रास्ते में श्रीकांत को सारा प्लान समझा देता है कि हम लोग मसाले के बहुत बड़े कारोबारी बनकर पाकिस्तान में दाखिल होंगे। वो श्रीकांत को बताता है कि मैं भी भारत का ही रहने वाला हूँ और मेरा नाम जसवीर सिंह है। श्रीकांत मुस्तफा की बात सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि भारत के लिए सेवा करने वाले शूरवीर हर देश में मौजूद हैं। दूसरी तरफ सूची और अरविंद कॉन्फ्रेंस में अपनी शानदार प्रोजेक्ट पेश करते हैं। सूची लोगों को बताती है कि हमें इस कंपनी से कोई भी फायदा नहीं हो रहा और ना ही हमारे पास कोई ऑफिस है, लेकिन बावजूद इसके हम सभी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कंपनी का एक ही मकसद है, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना। सूची की बातें सुनकर सभी इन्वेस्टर्स और कॉन्फ्रेंस में बैठे लोग तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद रात होते ही सूची, अरविंद और निखिल पार्टी करते हैं। तभी सूची धृति को फोन करके पता करती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, लेकिन धृति उसको कहती है कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, मैं और अथर्व यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। फिर इतना कहकर धृति फोन काट देती है। फिर वो अपने फ्रेंड सिड के पास फोन करती है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ रही हूँ। दरअसल सिड वही लड़का है जिसने धृति को स्कूल में वो पिल्स दी थी। फिर कुछ देर बाद अथर्व सो जाता है, जिसके बाद धृति अपने फ्रेंड सिड के घर चली जाती है। फिर धृति के घर से बाहर निकलते ही अथर्व उठता है और वापस से टीवी देखने लगता है। दरअसल अथर्व सोया ही नहीं था और उसको पहले से ही पता था कि थोड़ी देर बाद धृति चली जाएगी और उसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होगा, इसीलिए उसने सोने का नाटक किया। अगले सीन में हम देखते हैं जब श्रीकांत पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंच जाता है तो पाकिस्तानी फौजी मुस्तफा उसको रोक लेता है और अपने कागजात दिखाने के लिए कहता है, लेकिन तभी श्रीकांत अपनी पॉकेट में से करारा करारा नोट निकालता है और उस फौजी को कहता है कि हमारी तरफ से अपनी बेगम के लिए तोहफा ले जाइएगा। अब वो फौजी मुस्तफा की गाड़ी जाने देता है, जिसके बाद श्रीकांत और मुस्तफा पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ धृति जब सिड के घर पर पार्टी एंजॉय कर रही थी तो सिड उसको ड्रग की पिल्स देता है, लेकिन धृति पिल्स लेने से इनकार कर देती है। फिर सिड आगे बढ़ता है और धृति को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन धृति सिड को धक्का दे देती है, जिसके बाद सिड उसको पार्टी से निकाल देता है। फिर वो रोते रोते घर वापस आ जाती है। उस समय अथर्व अपने पापा के कमरे में कोई खाने पीने की चीज ढूंढ रहा था, तभी उसको श्रीकांत की गन मिल जाती है। फिर अथर्व उस गन से खेलने लगता है, लेकिन उसको कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई खिलौना नहीं है बल्कि असली रिवॉल्वर है। फिर कुछ देर बाद धृति घर वापस आ जाती है, जिसके बाद अथर्व वो गन छुपा देता है। अगले सीन में हम सूची और अरविंद को देखते हैं जो लोनावाला के एक होटल में रुके हुए थे। रात के वक्त सूची अरविंद को मैसेज करती है और पूछती है कि तुम सोया नहीं। फिर जवाब में अरविंद उसको कहता है कि नींद ही नहीं आ रही। फिर सूची अरविंद को अपने कमरे में बुला लेती है। अब यहाँ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे अरविंद और सूची घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त सूची बहुत ही ज्यादा उदास थी, जैसे उसको किसी बात को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। इसका मतलब कल रात सूची और अरविंद दोनों सोए ही नहीं थे बल्कि पूरी रात जागे थे।
फिर घर वापस जाने के बाद सूची धृति और अथर्व को गले से लगा लेती है। वो दोनों भी सूची को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सूची श्रीकांत के पास फोन करती है और पूछती है कि तुम घर वापस कब आ रहे हो। जवाब में श्रीकांत उसको कहता है कि मैं बहुत जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। कहीं न कहीं श्रीकांत को महसूस हो गया था कि सूची किसी बात को लेकर उदास है, लेकिन फिलहाल श्रीकांत फौजान को पकड़ने के लिए जा रहा था, इसलिए वो सूची से ज्यादा बातें नहीं करता। फिर वो कुछ फौजियों के साथ फौजान को बचाने पहुंच जाता है। दरअसल ब्रूस ने अपने कुछ आदमियों से कहकर फौजान को किडनैप करवा लिया था ताकि श्रीकांत फौजान को बचाकर उसका भरोसा जीत सके और उससे सारी सच्चाई पता कर सके। तभी कुछ समय बाद श्रीकांत और ब्रूस का प्लान बिल्कुल सही निशाने पर बैठता है। फौजान को यकीन हो जाता है कि श्रीकांत को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ही भेजा है ताकि वो उसको बचा सके, जिसके बाद फौजान श्रीकांत को मिशन जुल्फिकार के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर श्रीकांत फौजान से वादा करता है कि हम तुम्हें सही सलामत स्वीडन तक पहुंचा देंगे, लेकिन फौजान जब बाहर जाकर देखता है तो ब्रूस और उसके लोग फौजान को अरेस्ट करने के लिए तैयार खड़े थे। अब फौजान के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर श्रीकांत ब्रूस को शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे श्रीकांत गौतम और शर्मा को मिशन जुल्फिकार की पूरी जानकारी दे देता है। श्रीकांत उनको बताता है कि काफी साल पहले पीओके में नेव गैस का एक बहुत बड़ा स्टॉक अवैध तरीके से पाकिस्तानियों के हाथ लग गया था। फिर वो स्टॉक आईसिस के पास पहुंच गया, जिसके बाद समीर और अंसारी ने एक प्लान बनाकर उस स्टॉक को कश्मीर में स्मगल करना शुरू कर दिया। नेव गैस का वो स्टॉक इस वक्त कश्मीर के ही किसी कोने में है और प्लान के मुताबिक मूसा और आसिफ उस स्टॉक को दिल्ली लेकर जाने वाले थे, लेकिन फिर आसिफ को गोली लग गई, जिसके बाद उन लोगों ने साजिद को चुना। अब साजिद आसिफ के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक है और इस वक्त वही नेव गैस का वो स्टॉक दिल्ली लेकर जा रहा होगा और मूसा भी उसको दिल्ली में ही मिलने वाला है। नेव गैस अटैक का मतलब है ऐलान जंग और इसी जंग की आड़ में समीर और अंसारी तख्ता पलट करने की सोच रहे हैं। फिर श्रीकांत गौतम को सलाह देता है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात करके इस मामले को रोक सके। अब गौतम श्रीकांत की इस जानकारी से बहुत खुश हो जाता है और फोन काट देता है। अब गौतम ठीक वैसा ही करता है जैसा श्रीकांत ने उसको बोला था। फिर मिनिस्टर गौतम से पूछता है कि आपको इस जानकारी पर कितना भरोसा है। जवाब में गौतम कहते हैं कि मेरा एक आदमी इस वक्त बलूचिस्तान में है और मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या श्रीकांत इस मिशन जुल्फिकार को पूरा करने से रोक पाएगा या नहीं। 9th एपिसोड की शुरुआत 3 साल पहले से होती है, जहां इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ आतंकवादी नव गैस की स्मगलिंग कर रहे थे। भारत नौजवान उनमें से कई आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन बावजूद इसके नव गैस के कुछ सिलेंडर कश्मीर तक पहुंच जाते हैं। अब इन 3 सालों में बशरत अली और उसके आतंकवादियों ने नव गैस के सैकड़ों सिलेंडर जमा कर लिए थे और अब वो लोग मिशन जुल्फिकार को अंजाम देना चाहते थे। तभी साजिद खुद वो सिलेंडर देखने के लिए आता है। बशरत साजिद से पूछता है कि तुम इनमें से कितने सिलेंडर लेकर जाओगे। साजिद कहता है सारे के सारे, क्योंकि मैं मिशन जुल्फिकार में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। फिर बशरत वो सारे सिलेंडर एक ट्रक में लोड करवा देता है, जिसके बाद साजिद वो ट्रक लेकर निकल पड़ता है। अगले सीन में हम टेक एक्सपर्ट पुनीत को देखते हैं। वो करीम के टूटे हुए फोन से डेटा निकालने की कोशिश कर रहा था। पुनीत जब करीम के फोन का डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर रहा था तो गलती से एक मैसेज जोनाली को फॉरवर्ड हो जाता है, जिसके कारण टास्क के लिए एक और नई परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि बाहर किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि टास्क ने करीम के फोन को हैक कर रखा है। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि पुनीत को खुद नहीं पता था कि जोनाली को कौन सा मैसेज फॉरवर्ड हुआ है। फिर वो जेके के पास जाकर उसको भी ये सारी बात बता देता है। जेके पुनीत को कहता है कि ऑफिसर शिंदे को काम पर लगाओ और पता करो कि जोनाली को कौन सा मैसेज फॉरवर्ड हुआ है। हो सकता है कि ये मैसेज पहले से ही ऑटो सेट किया गया हो, जो कि उसने मरने से पहले ही जोनाली के लिए लिखा हो, और आज जैसे ही उसका फोन खुला वो मैसेज तुरंत जोनाली के पास सेंड हो गया। फिर वो शिंदे को ऑर्डर देता है कि तुरंत जोनाली के घर पर जाकर सारी बात पता करो। तभी शिंदे अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम काजी जनरल अंसारी से मिशन जुल्फिकार को लेकर बात कर रहे थे। अंसारी काजी से साफ साफ कह देता है कि मैं इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तभी काजी उसको कहता है कि अब झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि भारत के वजीर आजम ने हमें फोन करके इस मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब अंसारी फंस जाता है, जिसके बाद वो काजी से कहता है कि अगर बता ही दिया है तो क्या हुआ, ये मिशन किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। काजी को पहले से ही पता था कि अंसारी उनकी बात नहीं मानेगा,
इसलिए वो अंसारी को कहते हैं कि अगले महीने तुम्हारे करप्शन केस की सुनवाई है और अगर मिशन जुल्फिकार नहीं रोका गया तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि अंसारी बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए वो काजी के साथ एक डील करता है कि अगर वो इस मिशन से हट जाए तो काजी उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी दे देगा। अब काजी भी तुरंत इस डील के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद काजी और अंसारी दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब आखिर में बचे थे दो लोग, साजिद और मेजर समीर। लेकिन समीर को समझा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो अपने मुल्क पर जान छिड़कता है। तभी कुछ समय बाद पाकिस्तान आर्मी के लोग समीर के घर पर जाकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। समीर अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग समीर को तब तक मारते हैं जब तक उसके सिर से जुल्फिकार का भूत ना उतर जाए। फिर जनरल कोची समीर के पास आकर उससे बात करता है। कोची समीर को समझाता है कि तुम्हारा मिशन कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम लोग जिस आदमी के ऑर्डर्स मानते हो उसने खुद पीएम के साथ हाथ मिला लिया है। समीर कोची की बात सुनकर हैरान हो जाता है। अब अंसारी चाहे समीर का साथ दे या ना दे, लेकिन समीर किसी भी हालत में इस मिशन को पूरा कर ही मानेगा। फिर कोची समीर को एक आखिरी चेतावनी देता है कि अगर तुम इस मिशन से पीछे नहीं हटे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और इतना कहकर कोची वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शिंदे जुनाली के घर पर जाकर उससे उस मैसेज के बारे में बात करता है। जुनाली शिंदे को कहती है कि मुझे करीम का कोई भी मैसेज नहीं आया, यहाँ तक कि जब वो जिंदा था तब भी नहीं। जुनाली की बात सुनकर शिंदे समझ जाता है कि इसको करीम का मैसेज मिल गया है। फिर शिंदे जुनाली पर दबाव डालता है ताकि वो उस मैसेज के बारे में बता दे, लेकिन तभी जुनाली की माँ शिंदे से लड़ने लगती है और कहती है कि हम बाकी की बातें कोर्ट में करेंगे। फिर शिंदे जुनाली से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कुछ भी पता हो तो प्लीज बता दो, क्योंकि इस मैसेज की हेल्प से हम करीम को इंसाफ दिला सकते हैं। फिर जुनाली शिंदे को बता देती है कि करीम के फोन से मैसेज आया था, लेकिन उस मैसेज में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था, वो था इंक। अब शिंदे और जुनाली दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि इस इंक वर्ड का क्या मतलब है। फिर शिंदे वहां से चला जाता है, जिसके बाद जुनाली इस इंक के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। शिंदे के वहां से जाने के बाद जुनाली अपनी माँ को बताती है कि करीम ने एक बार एक पॉलिटिशियन के मुंह पर इंक फेंक दी थी, और उसी के बाद से उसने कट्टरपंथी ब्लॉग्स लिखने शुरू किए थे। हालांकि इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब इस मैसेज का सही मतलब क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम एक इंजीनियर को देखते हैं जो एक बार में ड्रिंक करने के लिए आया था। फिर वो इंजीनियर सामने बैठे आदमी को फ्री की ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तभी कुछ देर बाद इंजीनियर के पास उसकी वाइफ का फोन आता है और वो पूछती है कि तुम कहाँ हो। इंजीनियर उसको झूठ कह देता है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद वो घर चला जाता है। लेकिन दूसरे आदमी ने यह सारा किस्सा रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो इस रिकॉर्ड की हुई वीडियो को किसी गुंडे को जाकर दे देता है। अब वो गुंडा सीधा मूसा के पास आ जाता है और कहता है कि हमारा काम हो गया। मूसा अपने आदमी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि टीम रेडी हुई या नहीं। फिर वो आदमी जवाब देता है कि सब कुछ तैयार है, हमें संजय कॉलोनी की बस्ती में जाना होगा। अब मूसा और वो आदमी किस जगह की बात कर रहे थे और वो इंजीनियर कौन है जिसकी मूसा ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, ये सारे राज थोड़ी ही देर में खुलने वाले हैं। दूसरी तरफ जुनाली वो वीडियो ढूंढ निकालती है जिसमें करीम ने उस पॉलिटिशियन के मुंह पर इंक फेंकी थी। जुनाली अपनी माँ को बताती है कि पुलिस ने करीम का सारा सामान लुटा दिया था सिवाय एक चीज के, और वो था करीम का कैमरा। जुनाली को अच्छी तरह से याद है कि करीम का कैमरा हमेशा उसके पास ही रहता था, और हो सकता है कि करीम ने मरने से पहले वो कैमरा जुनाली के लिए कहीं पर छुपा दिया हो। फिर जुनाली और उसकी माँ उस कैमरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जुनाली अपने आस पड़ोस में हर जगह उस कैमरे को ढूंढती है, लेकिन वो कैमरा उसको कहीं भी नहीं मिलता। अगले सीन में हम श्रीकांत को देखते हैं जो गौतम सर से नव गैस के बारे में बात कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान पीएम के जरिए गौतम सर को नव गैस की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी, और साजिद भी नव गैस के सैकड़ों सिलेंडर उसी लोकेशन पर लेकर जा रहा था। और अगर श्रीकांत और उसकी टीम को ये अटैक रोकना है तो उनको उस ट्रक को ट्रेस करना होगा। अब श्रीकांत भी गौतम सर की बात अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद वो मेजर विक्रम और सलोनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। फिर विक्रम अपने सभी ऑफिसर्स को 3 टीमों में बांट देता है ताकि साजिद को नव गैस के साथ सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके। दरअसल नव गैस एक विस्फोटक रसायन है, और अगर श्रीकांत या विक्रम से कोई भी गलती हुई तो लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे।
अब एक तरफ तो श्रीकांत और विक्रम मिशन जुल्फिकार को रोकने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी फौजी श्रीकांत का सारा प्लान खराब कर देता है। दरअसल उस फौजी को समीर की देखरेख के लिए ही रखा गया था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो फौजी मिशन जुल्फिकार के पक्ष में है। वो ऑफिसर समीर को उकसाता है और कहता है कि आप अल्लाह का नेक काम कर रहे हैं और मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ। फिर समीर उस फौजी की हेल्प से बशरत अली के पास फोन करता है और ऑर्डर देता है कि फिलहाल हमें मिशन जुल्फिकार रोकना होगा। तभी बशरत समीर की बात सुनते ही साजिद को रोकने के लिए निकल पड़ता है। साजिद नव गैस का पूरा माल लेकर निकल चुका था, लेकिन जब बशरत उसको कहता है कि हमें मिशन यहीं पर रोकना होगा तो साजिद उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। साजिद बशरत को कहता है कि मैं किसी भी हाल में मिशन जुल्फिकार को अंजाम देकर ही रहूंगा, क्योंकि ये फौजान भाई का आदेश है। अब बशरत मजबूरन साजिद के ऊपर बंदूक तान देता है, जिसके बाद साजिद बशरत से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर गोली चलानी है तो चला दो, लेकिन जुल्फिकार को रोकना नामुमकिन है। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे तभी बशरत का एक आदमी ऊपर उड़ रहे ड्रोन को देख लेता है। तभी विक्रम की टीम चारों तरफ से बशरत और उसके आदमियों पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तभी विक्रम अपने सभी आदमियों को सख्त ऑर्डर देता है कि गलती से भी ट्रक के ऊपर गोली नहीं लगनी चाहिए, जिसके बाद वो सब लोग बड़ी ही सावधानी से बशरत और उसके सभी आदमियों को मार डालते हैं। लेकिन साजिद अभी भी ट्रक के पीछे ही छुपा हुआ था। फिर वो नव गैस का पूरा स्टॉक लेकर भाग जाता है। फिर विक्रम यूनिट नंबर 2 यानी कि श्रीकांत और सलोनी को बताता है कि साजिद तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, जिसके बाद वो लोग अपने सभी ऑफिसर्स को अलर्ट कर देते हैं। तभी श्रीकांत देखता है कि कुछ ऑफिसर्स ने जमीन पर कीले विले लगाई हुई है ताकि ट्रक का टायर पंक्चर हो जाए, लेकिन फिर श्रीकांत चिल्लाते हुए कहता है कि ये सभी कीले यहाँ से हटाओ वरना ट्रक क्रैश हो जाएगा और नव गैस के सभी सिलेंडर यहीं पर फट जाएंगे। फिर वो सभी ऑफिसर्स एक एक करके उन पाइपों को हटाने लगते हैं, लेकिन इतने में साजिद ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है। अब वो अपने ट्रक को कीलों से बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कील ट्रक के टायर में घुस जाती है, जिसके बाद साजिद ट्रक से कूद जाता है। फिर वो ट्रक पहाड़ी से होते हुए सीधा नदी में जा गिरता है और नव गैस के सभी सिलेंडर ट्रक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें से एक भी सिलेंडर की लीकेज नहीं हुई थी। अब आखिरकार श्रीकांत और उसकी टीम ने मिशन जुल्फिकार को रोक दिया था, लेकिन श्रीकांत को अब भी एक बात का दुख था कि वो लोग साजिद को नहीं पकड़ पाए। तभी कुछ समय बाद श्रीकांत वापस मुंबई जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसका कश्मीर आने का मकसद पूरा हो गया था। अब सलोनी श्रीकांत को अलविदा नहीं कहती, इसलिए श्रीकांत जाते जाते सलोनी से पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना, अब क्या तुम मुझे अपने पति से भी नहीं मिलवाओगी? फिर जवाब में सलोनी मुस्कुराते हुए कहती है कि जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो पति कहां से होगा। अब सलोनी की बात सुनकर श्रीकांत को लगता है कि शायद सलोनी ने उसी की वजह से शादी नहीं की, लेकिन तभी सलोनी उसको कहती है कि बेकार की बातें मत सोचो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। फिर श्रीकांत उस शख्स का नाम पूछता है, लेकिन जवाब में सलोनी उसको सिर्फ बाय कहती है। फिर श्रीकांत मिलिट्री वालों के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम साजिद को देखते हैं, जो अपने बड़े भैया चेतन उर्फ मूसा से मिलने के लिए जाता है। मूसा और साजिद इतने समय बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर साजिद मूसा को बताता है कि फौजान भाई ने बहुत भरोसा करके मुझे ये मिशन सौंपा था, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। फिर जवाब में मूसा उसको कहता है कि अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि फौजान को अमेरिकन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने मेजर समीर को भी बांध लिया है। अब साजिद मूसा की बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो लोग मिशन जुल्फिकार को अब तक अंजाम नहीं दे पाए। तभी मूसा कहता है कि मिशन जुल्फिकार अभी भी पूरा होकर रहेगा। दरअसल मूसा ने पहले ही एक प्लान बी तैयार कर रखा था और अब वक्त आ गया है प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग कौन से प्लान बी की बात कर रहे थे। लास्ट एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। ये बात तब की है जब फौजान समीर को मूसा उर्फ अल कातिल से मिलवाने के लिए लाया था। समीर फौजान को कमरे से बाहर भेजकर मूसा को मिशन जुल्फिकार के बारे में बताता है। समीर मूसा को कहता है कि ये मिशन टॉप सीक्रेट है और अगर गलती से भी ये मिशन फेल हो गया तो तुम्हें प्लान बी भी तैयार रखना होगा। अब इस प्लान बी के बारे में केवल समीर और मूसा ही जानते थे।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। साजिद मूसा से पूछता है कि क्या प्लान बी में भी हमें कोई बम विस्फोट करना होगा। मूसा कहता है ऐसा ही कुछ करना होगा, लेकिन बम विस्फोट से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक। फिर मूसा साजिद को एक इंजीनियर की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि हमें प्लान भी एग्जीक्यूट करने के लिए वैभव थरानी यानी कि इस इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अब मूसा के दिमाग में चल क्या रहा है और ये प्लान बी क्या है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम श्रीकांत को देखते हैं जो सूची से कहीं घूमने जाने के लिए बात कर रहा था। दरअसल श्रीकांत जानबूझकर सूची को ताना मार रहा था, इसलिए वो सूची को कहता है कि लोनावाला घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। अब सूची तुरंत समझ जाती है कि श्रीकांत उसको ताना मार रहा है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। तभी कुछ देर बाद अरविंद सूची के पास मैसेज करके पूछता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन सूची जवाब देती है पता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीकांत मिलिंद और जोया को ऑर्डर देता है कि तुम दोनों इस इंडस्ट्री में जाओ और पता करो कि कहीं कोई केमिकल का चक्कर तो नहीं। फिर मिलिंद और जोया सीधा उस इंडस्ट्री में पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर जाकर सब कुछ पता कर सके। दूसरी तरफ वैभव खुदकुशी करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि ये लोग आज नहीं तो कल उसको मार डालेंगे, लेकिन फिर वो मरने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी कुछ देर बाद वहां पर मूसा और साजिद आते हैं और अपना मिशन शुरू कर देते हैं। दरअसल मूसा वैभव की हेल्प से सारी हार्मफुल गैसेस का लॉग डिकोड करवा लेता है और फिर उनको एक टैंकर के जरिए रिलीज कर देता है ताकि 24 घंटे के अंदर ये जानलेवा गैसेस पूरे दिल्ली शहर में फैल जाएं। लेकिन मूसा को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इस वक्त मूसा की माँ भी इसी शहर में मौजूद थी। जिस समय मूसा वैभव से ये सब कुछ करवा रहा था तो जोया और मिलिंद वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड उन दोनों को बाहर ही रोक लेते हैं क्योंकि असल में ये सिक्योरिटी वाले नहीं बल्कि मूसा के आदमी थे जो इस पूरे मिशन पर नजर रखे हुए थे। तभी कुछ देर बाद मूसा का एक आदमी उसको खबर देता है कि 2 पुलिस वाले यहाँ पर आ गए हैं, जिसके बाद मूसा और साजिद दोनों ही सावधान हो जाते हैं। तभी वैभव मूसा से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मूसा उसको चाकू मार मार कर खत्म कर देता है। फिर वो खुद उन केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाता है और उनको सीक्रेटली एक टैंकर की हेल्प से रिलीज कर देता है। अब साजिद भी मूसा की तेजी और उसका हुनर देखकर हैरान रह जाता है। फिर मूसा और साजिद वैभव की लाश बगल वाले कमरे में छुपा देते हैं और खुद भी कहीं पर छुप जाते हैं। तभी जब जोया और मिलिंद अंदर आते हैं तो मूसा के लोग अपनी बंदूक लोड कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को मूसा के बारे में पता चला तो ये तुरंत उन दोनों को खत्म कर देंगे। लेकिन जब मिलिंद और जोया को वहां पर कोई भी नहीं मिलता तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद मूसा और साजिद भी बाहर निकल आते हैं। तभी मूसा अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका एक आदमी उससे पूछता है कि हम यहाँ से जाएं या यहीं पर रुकें। फिर साजिद पीछे से कहता है हाँ चले जाओ, लेकिन तभी मूसा उसको कहता है कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें यहाँ पर रहकर ध्यान देना है कि कोई भी अंदर ना जाने पाए। फिर इतना ऑर्डर देने के बाद मूसा वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में साजिद मूसा से पूछता है कि तुमने उन लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। मूसा कहता है जंग में कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है और उनकी ये कुर्बानियां उनको सीधा जन्नत की ओर ले जाएंगी। अब वो दोनों ही दिल्ली से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर मूसा कार में डीजल भरवाने के लिए कार रोकता है। तभी मूसा की नजर सामने लगे टीवी पर पड़ती है जिसमें उसकी माँ लाइव इंटरव्यू दे रही थी। दरअसल श्रीकांत ने जानबूझकर मूसा की माँ को टीवी पर लाइव दिखाया था ताकि मूसा जहाँ कहीं भी हो तुरंत अपना प्लान बी रोक दे। फिर अपनी माँ को टीवी पर देखने के बाद मूसा घबरा जाता है और वापस से उस इंडस्ट्री में जाने का फैसला करता है, लेकिन साजिद मूसा को समझाता है कि हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और वैसे भी जंग को जीतने के लिए अपनों की कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। लेकिन ये बात सुनने के बाद मूसा उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं मिशन खत्म नहीं कर रहा, बस कुछ दिनों के लिए रोक रहा हूँ ताकि अपनी माँ को सेफली दिल्ली से बाहर ले जा सकूं। दूसरी तरफ जोया और मिलिंद जब अपने ऑफिस में वापस जा रहे थे तो मिलिंद को ख्याल आता है कि वो गार्ड बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। जोया भी मिलिंद की बात से सहमत हो जाती है। अब उन दोनों को शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो दोनों वापस से उस इंडस्ट्री में चेक करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मूसा और साजिद के बीच में बहस हो रही थी क्योंकि साजिद किसी भी हाल में मिशन जुल्फिकार को अंजाम देना चाहता था, लेकिन मूसा उसको कुछ दिनों के लिए रोकना चाहता था। फिर साजिद उसकी गर्दन पर बंदूक रख देता है और कहता है कि गाड़ी घुमाओ, लेकिन मूसा हाथ मारकर साजिद की बंदूक को नीचे गिरा देता है और फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं, लेकिन तभी गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है और कार पलट जाती है।
तभी कुछ देर बाद मूसा और साजिद दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं, जो कि अब घायल हो चुके थे। दूसरी तरफ मिलिंद और जोया चुपके से इंडस्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। मिलिंद को पहले से ही शक था कि ये गार्ड्स नकली हैं और यहाँ पर आकर उनका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि असली गार्ड एक कमरे में मरे पड़े थे। फिर मिलिंद और जोया कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मूसा के आदमी उन दोनों को देख लेते हैं और फिर उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब ये कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अब एक तरफ तो मूसा और साजिद पागलों की तरह एक दूसरे को मारने पर तुले थे और दूसरी तरफ मिलिंद और जोया उन गार्ड से लड़ रहे थे। फिर साजिद मूसा को मार मारकर उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके कारण मूसा की सांसें बंद हो जाती है। फिर साजिद लड़खड़ाता हुआ गाड़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मूसा फिर से खड़ा हो जाता है और बेल्ट की हेल्प से साजिद का गला घोट देता है। अब वो दोनों थककर इतने चूर हो गए थे कि दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। तभी साजिद बगल में पड़ा मूसा का चाकू उठा लेता है और उसी चाकू से मूसा को मार डालता है। दूसरी तरफ मिलिंद और जोया दोनों ही उन गार्ड से लड़ रहे थे। तभी मिलिंद को एक गोली लग जाती है, जिसके बाद वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर जाता है। अब जोया भी बुरी तरह से फंस गई थी, क्योंकि गार्ड्स बहुत सारे थे और जोया अकेली, और ये अकेली उन सभी गार्ड से नहीं लड़ सकती थी। दूसरी तरफ जेके श्रीकांत के पास आकर उसको बताता है कि मूसा की बॉडी मिल गई है। फिर श्रीकांत और जेके फौरन क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। अब मिशन जुल्फिकार को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था, क्योंकि गैस लीकेज शुरू हो गई थी और इस समय जोया भी वहीं पर फंसी हुई थी। और दूसरी तरफ मिलिंद भी गोली लगने की वजह से वहीं पर घायल पड़ा था। और इसी के साथ फर्स्ट सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम सेकंड सीजन में देखेंगे कि श्रीकांत मिशन जुल्फिकार को पूरा होने से कैसे रोकेगा और वो इस मिशन को रोक पाएगा भी या नहीं, और ये केमिकल से होने वाली तबाही कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगी। ये सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड सीजन लेकर आऊं, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे इसके सेकंड सीजन के साथ। टिल देन, बाय बाय।